नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुल सॉन्ग ट्रेड पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। उन सारी बातों का ध्यान रखते हुए हमने एक वीडियो के माध्यम से काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो इसमें कवर किए हुए हैं बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट को लेके। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। लास्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं और इसमें आपको पता चलेगा कि आप बेसिक से लेके एडवांस तक की नॉलेज किस तरीके से आप ले सकते हैं स्टॉक मार्केट में बिना किसी पैसा खर्च किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा आज का रहने वाला है व्हाट इज स्टॉक मार्केट, कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। सेकंड पॉइंट जो है हमारा रहने वाला है इज स्टॉक मार्केट गुड फॉर बिगनर्स, कि बिगनर्स के लिए सही है या नहीं। थर्ड पॉइंट कि हाउ वर्क्स स्टॉक मार्केट, कि स्टॉक मार्केट किस तरीके से काम करता है। फोर्थ पॉइंट जो हम आज कवर कर रहे हैं कैन वी स्टार्ट विथ लो अमाउंट, कि लो अमाउंट के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट कि हाउ वी इन्वेस्ट, कि इसकी प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से इसमें हम इन्वेस्ट करें। सिक्स्थ पॉइंट जो सीखेंगे हाउ मच रिटर्न एक्सपेक्ट, कि हमें कितना रिटर्न है जो स्टॉक मार्केट से मिलना चाहिए और कितना मिलता है, वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम सीखेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हाउ वी लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट। मेन पॉइंट हाउ वी लर्न। चलिए शुरू करते हैं। 3, 2, 1. व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और कैश मार्केट ये तीनों एक ही होती हैं। जहां पर क्या होता है कि जब किसी कंपनी के हमको शेयर खरीदना या बेचना होता है तो ये स्टॉक मार्केट के अंतर्गत होता है। कि कोई पब्लिक रजिस्टर्ड कंपनी है, अब हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, उस कंपनी के शेयर्स को खरीदना है, तो वो ये एक्सचेंज कंपनियां काम करती हैं। जैसे कि भारत के अंदर BSE और NSE काम करती हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत 5500 से भी ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं जिनके हम शेयर्स को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। इसी प्रकार से NSE के अंदर 2500 से भी ज़्यादा कंपनीज हैं जिनके हम शेयर्स को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। ये एक्सचेंज आपके पोर्टफोलियो तक उन शेयरों को भेजने का काम करते हैं। सेकंड टॉपिक जो कि हमारा रहने वाला है इज स्टॉक मार्केट गुड फॉर बिगिनर्स। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए हमने इसको थर्ड नंबर पे रखा है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हाउ वर्क स्टॉक मार्केट, कि स्टॉक मार्केट किस तरीके से काम करता है। स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी सारी कंपनियां होती हैं जो लिस्टेड होती हैं। उन लिस्टेड कंपनियों में से हम किसी भी कंपनी के शेयर को बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। जब हम किसी कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं तो हम उसमें उतने परसेंट के एक को ओनर बन जाते हैं। यानी कि हमने अगर मान के चलिए कि ABC कंपनी है, उसकी 100 शेयर की वैल्यू है और हमारे पास उस कंपनी का एक शेयर है, तो अब हम उस कंपनी में 1% के एक को ओनर बन जाते हैं, पार्टनर्स बन जाते हैं। अगर वो कंपनी इन फ्यूचर प्रॉफिट करती है या लॉस करती है तो हम भी उस समय में 1% के या तो प्रॉफिट में होंगे या हम लॉस में होंगे। और हम जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसके तहत हम उस कंपनी के लिए एक इन्वेस्टर की तरह काम करेंगे। तो शेयर मार्केट के अंदर 3 प्रकार के इन्वेस्टर भी काम करते हैं, जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर जो कि पब्लिक होती है, आम पब्लिक जो होती है वो रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आती है। सेकंड होते हैं HNI, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला जी और हेमेंद्र कोठारी जी। इसके बाद में आते हैं FII और DII, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो विदेशी कंपनीज होती हैं जो भारत में आके भारतीय कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, उनकी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, उनमें पार्टनरशिप लेते हैं, उन्हें हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं। DII होते हैं जो कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया के अंदर, जैसे कि हम कहें कि LIC और हमारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अब अगला टॉपिक जो रहने वाला है, जो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इज स्टॉक मार्केट गुड फॉर बिगनर्स। बिल्कुल बिगनर्स कर सकते हैं, लेकिन बिगनर्स के लिए बेसिक से बेसिक चीज़ों का भी पता नहीं होता। जैसे कि शेयर मार्केट के अंदर अगर हम बेसिक चीज़ की बात करें तो वो होता है स्टॉप लॉस लेना, वही बिगनर्स नहीं लेते हैं। यानी कि किसी भी जगह पे वो बैठ गए, किसी भी जगह पे एंट्री बना ली उन्होंने, तो वो प्रॉफिट को तो जल्दी से कट कर देंगे। जैसे किसी कंपनी का शेयर उन्होंने 100 रुपये पे खरीदा, तो वो 102 रुपये गया, 105 रुपये गया, तो वो वहां पर उस अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन अगर वो नीचे की तरफ गया, स्टार्टिंग में 98 दिखाया, तो अब उनको लगेगा कि 98 से उठ जाएगा, फिर वो 95 गया, उनको लगेगा कि अब 95 से उठ जाएगा, फिर वो धीरे धीरे आप देखते देखते 90 चला गया,
अब भी वो यही सोच के बैठे कि 90 से उठ जाएगा, फिर धीरे 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 देखते देखते वो 40 से 50 रुपए पे आ गया। आपके कैपिटल का उसने 50% का नुकसान कर दिया, लेकिन आप वहां से निकले नहीं। तो ये सारी बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो बिगनर्स के साथ में होती हैं। तो बिगनर्स को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कब स्टॉप लॉस लेना है और कब टारगेट बुक करना है। तो इस पर हमें स्ट्रिक्टली काम करना चाहिए, तब जाके हम शेयर मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। शेयर मार्केट में शुरू करने से पहले हमें दो बातों का ध्यान अवश्य होना चाहिए। जैसे कि पहला पॉइंट होता है हमारा फील्ड नॉलेज, कि फील्ड नॉलेज क्या होती है, कि फील्ड नॉलेज के बारे में हमें टेक्निकल के बारे में पता होना चाहिए शेयर मार्केट के, कि टेक्निकल किस तरीके से काम करता है, चार्ट पैटर्न किस तरीके से काम करते हैं शेयर मार्केट के अंदर, बुलिश चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, बियरिश चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, कैंडल स्टिक किस तरीके से काम करती है, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होती हैं, बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होती हैं, इंडिकेटर कौन कौन से काम कर सकते हैं जिससे हम प्रॉफिटेबल बन सकें, वो सारी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, कि रिस्क हम कितना प्रॉफिट लेंगे और कब लॉस करेंगे, इस पर हमें स्ट्रिक्टली काम करना चाहिए। साइकोलॉजी पर काम करना चाहिए हमें, वो सारी बातें बिगिनर्स को अच्छे से करना चाहिए। और रिस्क मैनेजमेंट में हमें हमारी रिस्क पता होना चाहिए कि हमारी रिस्क क्या रहने वाली है इस ट्रेड में। जो हमने ट्रेड लिया है अगर ये हमारे अगेंस्ट में चला गया तो हमें हमारे कैपिटल का कितना परसेंट जो है वो हमें इसमें इन्वेस्ट करना है, कि हमें रिस्क भी हो जाए तो हमारे कैपिटल पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़े। तो वो हमें बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पर मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर बेसिक से लेके एडवांस तक सारी नॉलेज देने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें टेक्निकल के बारे में आपको बताऊँगा, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताऊँगा, आपको साइकोलॉजी के बारे में बताऊँगा, आपको सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारी अगली वीडियो आए। तो चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं। कैन वी स्टार्ट विथ लो अमाउंट, कि क्या हम लो अमाउंट के साथ में चालू कर सकते हैं? तो आंसर इज यस, कि आप बिल्कुल कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? अगर आपके पास लो अमाउंट भी है तो आप चालू कर सकते हो, कि आपके पास नॉलेज है, आपके शेयर मार्केट की नॉलेज है, आप नॉलेज रखते हो, आपको पता है कि कब क्या ट्रेड लेना है, और अगर ट्रेड अगेंस्ट में है तो हमें कब इसमें से निकल जाना है, और क्या देखकर हमें ट्रेड लेना है। तो वो सारी चीज़ों की नॉलेज आपके पास है। अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है तो आपके पास फंड चाहे जितना भी हो, आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हैं। तो ये तो हो गया लो अमाउंट के साथ में। अगर आपसे मैं कहूँ कि आप विश्वास मानिए कि अगर आज से आपके दादाजी ने 25 साल पहले अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता आइसर मोटर के अंदर, 1999 में अगर आइसर मोटर के अंदर हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता, तो आज 2024 के अंदर उस शेयर प्राइस ने हमें 50 करोड़ रुपए दे दिए थे, कि वो 1 लाख से लेके 50 करोड़ तक पहुंच गया। अब आप कहेंगे कि सर आप लो अमाउंट की बात कर रहे हो और पैसे तो ज़्यादा लाखों में बात कर रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ भाई 10,000 रुपये भी लगाए होते ना तो आज हम 5 करोड़ रुपए के मालिक होते। 10,000 भी नहीं, 1,000 रुपये भी लगाए होते तो आज हम 50 लाख रुपए के मालिक होते। और 1,000 भी नहीं, 100 रुपये भी हमने उसमें इन्वेस्ट किए होते तो आज वो हमारा 5 लाख रुपये हो चुका है। 100 रुपये से भी 5 लाख हो चुका है। कि आज भी शेयर मार्केट के अंदर काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां पर हम नॉलेज के साथ में इन्वेस्ट करें तो वो आगे आने वाले टाइम में 20 से 25 साल में भी इतना रिटर्न हमें दे सकती हैं। उस समय पे भी कुछ ऐसी कंपनियां थी कि जो बहुत बड़ी, और कुछ ऐसी भी कंपनियां थी कि जो टॉप से लेके डाउन तक भी हमें आज देखने को मिली हैं। जो टॉप पर ट्रेड कर रही थी आज की डेट में वो बिल्कुल नील हो चुकी हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी कंपनी होती हैं। यही होता है रिस्क मैनेजमेंट, कि हमें कब हमारी रिस्क को मैनेज करना है और किस तरीके से हमें शेयर मार्केट के अंदर काम करना है। आइए अपना 5वां टॉपिक है हाउ वी इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। जैसे पैसों का लेन देन करते हैं तो हमें बैंक अकाउंट लगता है, इसी प्रकार से शेयर का लेन देन करने के लिए हमें डीमेट अकाउंट लगता है। तो डीमेट अकाउंट क्या होता है? पहले क्या होता था, काफ़ी समय पहले, कि जब हमें किसी कंपनी के शेयर को खरीदना है या बेचना है तो हम एक ब्रोकर के जरिए करते थे। ब्रोकर हमें एक्सचेंज से कांटेक्ट करा के वो सारी चीज़ों का हमारा लेन देन करता था। लेकिन अब इंटरनेट आने के बाद में काफ़ी सारी ऐसी ब्रोकिंग फर्म है जो हमें मोबाइल ऐप के जरिए ही मिल जाती हैं, जहाँ पर हम ईजी से अपने शेयर को बाय कर सकते हैं और कभी भी हम उन शेयरों को बेच सकते हैं। जैसे कि जीरोधा,
एंजल वन, ग्रो, धन, अपस्टॉक, ऐसी काफ़ी सारी कंपनियां हैं। तो डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है हमारे आधार कार्ड की, जो कि ये दर्शाता है हमारी पहचान क्या है। दूसरी चीज़ हमें ज़रूरत होती है पैन कार्ड की। पैन कार्ड हमारी इनकम को दर्शाता है कि हमारी इनकम ऑफ सोर्सेज क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें, इनकम प्रूफ हमारा पैन कार्ड होता है। थर्ड चीज़ हमें ज़रूरत होती है कि बैंक अकाउंट की। बैंक अकाउंट हमारा पैसों का लेन देन करवाता है, तो इसके लिए हमें बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है। इसके बाद में हम डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हम शेयर्स को बाय और सेल करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो चलिए, हमारा छठवां टॉपिक है हाउ मच रिटर्न एक्सपेक्ट, कि हमें शेयर मार्केट से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। कि जैसे मान के चलिए, वो तो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से होता है कि हमारा क्या ट्रेड है, हमारा क्या रिस्क है और क्या मैनेजमेंट है। हम इसको दूसरे शब्दों में समझते हैं। जैसे कि मान के चलिए एक दो व्यक्ति हैं, एक ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है। ए के पास में 20,000 का कैपिटल है और बी के पास में 1 लाख रुपए का कैपिटल है। उन दोनों को अपनी रिस्क पता है कि अगर हमारा ट्रेड अगेंस्ट में गया तो हम 5% का अपने कैपिटल का हम यहाँ पर लॉस करेंगे, और अगर हमारा प्रॉफिट में गया तो हम 10% का हम यहाँ से प्रॉफिट बुक करेंगे। तो दोनों का यही मानना है। उसके बाद में 22 ट्रेडिंग डे होते हैं, उनको एक महीने का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है कि हमें कितना परसेंट निकलेगा। तो 22 दिन की ट्रेडिंग में से उनको 10 दिन ट्रेड मिलता है। उनको 22 दिन भी ट्रेड नहीं करना है, मात्र 10 दिन ट्रेड करना है। और 10 दिन ट्रेड में से उनको पता है कि मेरा हर दिन तो सही नहीं चलेगा, तो उसमें से भी उनका 5 दिन प्रॉफिट रहा और 5 दिन का लॉस रहा। दोनों का ही 5 दिन का प्रॉफिट रहा और 5 दिन का ही लॉस रहा। जो 5 दिन का प्रॉफिट था वो 10% था और जो 5 दिन का लॉस था वो 5% था। इस हिसाब से अगर हम एक ही बात करें, जो 5 दिन प्रॉफिट हुआ, पर डे का प्रॉफिट उसका 10%, यानी कि 2,000 रुपये, और 2,000 इंटू 5 करेंगे तो 10,000 रुपये। और उसका जो लॉस था वो 1,000 था, 5% के हिसाब से कैपिटल से उसका 1,000 का रिस्क था। तो 1,000 इंटू 5 तो 5,000 रुपये। ओवरऑल अगर हम निकालें तो उसको मंथ ऑफ द एंड जाके उसको 5,000 के वो प्रॉफिट में ही रहा। अगर यहीं पर हम बी की बात करें तो उसका 10% का प्रॉफिट था और 5% का उसका लॉस था। ये उसकी रिस्क थी। 10% में से उसका 1 लाख रुपए का हो जाता है 20,000 रुपये, 10,000 रुपये, सॉरी, कि 10,000 रुपये, और उसने 10,000 रुपये का 5 करेंगे तो 50,000 रुपये का उसका मंथ में प्रॉफिट हुआ और 5% का उसका लॉस था, यानी कि उसका 5,000 इंटू 5 25,000 रुपये का उसका लॉस था। तो मंथ ऑफ द एंड जाके उसको भी 25,000 का प्रॉफिट हुआ उसके कैपिटल से। अगर हम यही बात करें तो आप कहेंगे कि किसको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, बी को 25,000 रुपये। देखने में तो अच्छा लग रहा है कि 25,000 रुपये महीने के अंत तक मिल गया, लेकिन भाई इसको 5,000 मिला है 20,000 पे, उसको 25,000 मिला है 1 लाख इन्वेस्ट करने पर। उसकी रिस्क ज़्यादा थी तो उसका रिवॉर्ड ज़्यादा है, इसकी रिस्क भी थी उतनी, इसको रिवॉर्ड भी उतना ही मिला है, लेकिन इसका कैपिटल कम था। तो दोनों में डिफरेंस नहीं है, बस कैपिटल का अंतर होता है। तो हमें हमेशा कैपिटल पर ध्यान देना है। हमें ये नहीं करना है कि 20,000 का हमें 40,000 तुरंत हो जाए। भाई कैपिटल भी तो कम है ना, तो हमें परसेंटेज देखनी है। दोनों को परसेंटेज बराबर ही मिली है, 25% का दोनों को प्रॉफिट हुआ है। तो हमें ना बिन रेशियो पर ध्यान नहीं देना है, बिन साइज पर ध्यान देना है। बिन रेशियो का मतलब कि ऐसा नहीं करना हमारा 22 दिन का ट्रेडिंग डे है तो हमें 22 के 22 दिन ट्रेड करना है, उसमें से 20 दिन प्रॉफिट करना है। भाई ऐसा नहीं हो सकता, हर किसी को प्रॉफिट नहीं हो सकता, हर किसी को लॉस होता ही है, ये तय है। लेकिन कब लॉस लेना है, कितना लेना है, ये हमारी साइकोलॉजी डिसाइड करती है, ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट डिसाइड करता है। ये एक ट्रेडर होता है जो डिसाइड करता है, तब जाके आप ट्रेडिंग में अच्छे से काम कर सकते हो और ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन सकते हो। हमारा आखिरी टॉपिक, हाउ वी लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट। तो बिगनर्स शुड ओनली फोकस टू लर्न नॉट टू मनी। ठीक है, कुछ बातें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, वो हमें जान लेनी चाहिए। कि जैसे जब हम कभी किसी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 4 बातों का हमेशा ध्यान होना चाहिए। सबसे पहली बात होती है फंडामेंटल एनालिसिस। कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है कि जब हम किसी भी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके शेयर खरीद रहे हैं, तो उस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कंपनी का क्या काम है, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के लास्ट टाइम में क्या प्रोग्रेस रही है और आगे आने वाले समय में क्या प्रोग्रेस रहने वाली है। तो हमें इन सब बातों का ध्यान होना चाहिए। ये नहीं कि हमने उस कंपनी के न्यूज़ बेसिस पे या किसी अपने फ्रेंड ने कहा तो हमने उसका शेयर खरीद लिया। नहीं, ऐसे नहीं। आप अपनी एनालिसिस करिए उस कंपनी के बारे में, तब आपको लगे कि हाँ आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए,
तब जाके आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करें। भाई आपका पैसा है ना, तो आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको अपने तरह से एनालिसिस करना पड़ेगा हर चीज़ को लेके। दूसरी चीज़ होती है हमारे टेक्निकल के बारे में। टेक्निकल बहुत ज़रूरी होता है। जब किसी कंपनी में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें कुछ स्टोरियां बनती हैं, जैसे चार्ट बनते हैं। तो चार्ट पर ना काफ़ी सारी चीज़ें दिखती हैं हमें कि कंपनी क्या वॉल्यूम क्या कह रहा है, कंपनी के अंदर कितने इन्वेस्टर्स हैं। हमें कुछ नहीं देखना, हमें FII डेटा नहीं देखना, DII डेटा नहीं देखना, सिर्फ वॉल्यूम हमें ये बता देता है कि कैंडल्स किस तरीके से बन रही हैं। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए हम उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, हमने सीखी हुई हैं कि रिस्क को अपना मैनेज करना आना चाहिए। नंबर 4 है साइकोलॉजी। आप जब कभी भी कोई ट्रेड में एंट्री लेते हैं तो आपकी साइकोलॉजी उस समय पे क्या होनी चाहिए कि आपने वो ट्रेड लिया है, उसके बाद में आपकी साइकोलॉजी किस तरीके से काम करनी चाहिए। अगर वो अगेंस्ट में जा रहा है तो आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इस पर आपको बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा कि आपके पास सारी चीज़ें हैं पर साइकोलॉजी सही नहीं है तो आप ट्रेड नहीं कर सकते, आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हैं। तो हर एक पॉइंट का यहाँ पर होना ज़रूरी है, हर एक पॉइंट की नॉलेज होना आपको यहाँ पर ज़रूरी है। यानी कि आपको फंडामेंटल आना चाहिए, टेक्निकल भी आना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट भी आना चाहिए और साइकोलॉजी भी आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो आगे आने वाली वीडियो में हम इन चारों पॉइंटों के बारे में बात करेंगे कि फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे, टेक्निकल के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में। तो बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं हमारे इस चैनल पर, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो हमारी चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न पर रहेगी। चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट अगली वीडियो में मिलते हैं।